हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान का भारत से दोस्ती करने में ही भलाई। बताएंगे दोस्तों कैसे शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी एक्सपर्ट चेता रहे हैं दोस्तों, और कह रहे हैं कि भारत के साथ दोस्ती कर लो, भारत ही एकमात्र तुम्हें और तुम्हारी डूबती नैया को पार लगा सकता है। बताएंगे दोस्तों पूरी खबर आपको। इसी बीच बताएंगे जहाँ अमेरिकी प्रेस क्लब में खुली पाकिस्तानियों की पोल, खुद कश्मीरियों ने पाकिस्तानियों को धक्का देकर बाहर निकाला है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहां अमेरिका ने कर दिया है बड़ा एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में गई 4 जानें। बताएंगे कहां की खबर है, और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर देश के इतने करोड़ परिवार को बड़ी राहत, सिलेंडर पर 1 साल और मिलेगी सब्सिडी। बताएंगे दोस्तों किसके लिए बड़ी खबर है। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जून में डिफॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान। एक्सपर्ट ने चेताया, कहा भारत से दोस्ती करने में ही है तुम्हारी भलाई। क्या मानेंगे शहबाज, बता दे पाकिस्तान अब डिफॉल्ट होने से बस 3 महीने दूर है, क्योंकि पाकिस्तान को अगले 3 महीनों में $3 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये नामुमकिन सरीखा लगता है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 10 मार्च 2023 तक $4.5 अरब बचे हैं, और पाकिस्तान ने कई महीनों से विदेशी सामानों के आयात पर बैन लगा रखा है। लिहाजा देश में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात ये है कि एक दिन पहले आटे के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। लिहाजा हालात को देखते हुए पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ को चेतावनी दी है कि अब पाकिस्तान के पास भारत से दोस्ती करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है, कोई और विकल्प नहीं बची है। जी हाँ, डॉन न्यूज ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान को अपनी आर्थिक बदहाली में थोड़ी शांति पाने के लिए भारत के साथ व्यापार शुरू करना ही होगा, भारत के साथ दोस्ती बढ़ानी ही होगी। और उसमें एक्सपर्ट ने क्लियर कहा है दोस्तों कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो पाकिस्तान को हर हाल में, हर परिस्थिति से उबार सकता है, उसको न्यूट्रल पर लाकर खड़ा कर सकता है। जी हाँ, डॉन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि दशकों पुराने विवाद को देखते हुए दोनों देशों के लिए अपने संबंधों को गहरा करना तो एक असंभव विकल्प हो सकता है, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए पाकिस्तान के लिए भारत से बेहतर संबंध बनाना संभव हो सकता है। डॉन ने लिखा है कि पाकिस्तान भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू कर सकता है, जिसे इमरान खान की सरकार ने अगस्त 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद रोक दिया था। डॉन ने इसके पीछे पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त सुरेश कुमार के पिछले शुक्रवार को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में दिए गए उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत तो पाकिस्तान से बेहतर संबंध चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसे में दोस्तों ये बात पाकिस्तान को भी पता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उसको बचा सकता है, पाकिस्तान को हर हाल से उसको उबार करके न्यूट्रल पर लाकर खड़ा कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर पाकिस्तान भारत के पास घुटनों पर बैठ करके हाथ जोड़ेगा, क्या भारत मान जाएगा? क्या भारत व्यापार शुरू करने के लिए तैयार होगा? और अगर होगा भी दोस्तों तो किन शर्तों के साथ होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। और साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह व्हाट्सएप, फेसबुक पर चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी प्रेस क्लब में खुली पाकिस्तानियों की पोल, कश्मीर पर चर्चा के समय धक्के देकर बाहर निकाले गए। जी हाँ, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित प्रेस क्लब में शनिवार को पाकिस्तानियों ने खुद से अपनी पोल खोल दी है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तानी कहीं भी बाज नहीं आते। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो यहाँ वॉशिंगटन डीसी स्थित प्रेस क्लब में कश्मीर के बदलाव विषय पर चर्चा हो रही थी। इसका आयोजन इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज की तरफ से किया गया था। बताया जाता है कि इस दौरान कश्मीर के रहने वाले कुछ लोगों को बुलाया गया था। उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर में किए जा रहे विकास कार्यों और अच्छे बदलावों की तारीफ करनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, वहाँ मौजूद कुछ पाकिस्तानी अफसरों को ये तारीफ रास नहीं आई। उन्होंने बीच कार्यक्रम में हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें कार्यक्रम से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। जी हाँ, वॉशिंगटन डीसी प्रेस क्लब में इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज ने कश्मीर फ्रॉम टर्मोइल टू ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की थी। इस पैनलिस्ट में जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद और जम्मू कश्मीर में बारामूला नगर परिषद के अध्यक्ष तौसीफ राना भी शामिल थे। मीर जब अपनी बात रख रहे थे तभी कुछ पाकिस्तानी खड़े होकर हंगामा करने लगे। आपको बता दें दोस्तों कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है, वायरल हुआ है। इस वीडियो
वीडियो में एक पाकिस्तानी शख्स बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा है। उसे कुछ लोग धक्का देकर निकाल रहे हैं और इस दौरान पाकिस्तानी चिल्लाते हुए जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंटा जा रहा है। पाकिस्तानी शख्स की इस हरकत का कश्मीर के वक्ताओं ने तुरंत जवाब दिया। वीडियो में वक्ता को कहते हुए सुना जा सकता है कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। पूरे दर्शकों ने आज आपका असली चेहरा देख लिया। हमने कश्मीर में जो देखा, हमने आज वॉशिंगटन में जो देखा और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये लोग कितने क्रूर हैं, कितने निर्दयी हैं। ऑडियंस देख रहा है कि कश्मीर की बर्बादी के पीछे तुम लोग ही हो। यही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इस पर हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बहरहाल दोस्तों, खुद कश्मीरियों ने पाकिस्तानियों को धक्के मारकर बाहर निकाला दोस्तों और कह दिया कि तुम्हारी असलियत आज पूरे विश्व को पता चल गई है कि तुमने कश्मीर में क्या किया था। तुम्हारे यही हरकत ने इंडिकेशन दे दिया है कि उस समय कश्मीर में क्या हुआ था। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तानी कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते, चाहे उनकी कैसी भी बेइज्जती कर दी जाए, तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। और इसके लिए इन दोनों कश्मीरी प्रवक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे आप लोग बताइएगा। जरूर चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने कर दी एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में गई 4 जाने। पेंटागन ने ड्रोन हमले का दिया करारा जवाब। बता दें, अमेरिका ने ईरानी ड्रोन हमले का करारा जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक कर दी है। इस हवाई हमले में 4 लोगों की जानें चली गई हैं। पेंटागन ने जवाबी हमला किया था। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर पूर्वी सीरिया में संदिग्ध ईरानी ड्रोन के हमले में उसके एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। इस हमले में अमेरिका के 5 सैनिक और एक अन्य कॉन्ट्रैक्टर भी घायल हुए। इसके बाद अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि उन्होंने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े समूहों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया और हवाई हमलों के साथ तुरंत जवाबी कार्रवाई की। हमले को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसमें 4 लोगों की जानें चली गई हैं। मध्यपूर्व में वर्षों से प्रतिद्वंदी ताकतों के कारण उथल पुथल रही है। हाल के दिनों में तनाव को कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन अमेरिका के ताजा हमलों ने एक बार फिर चिंताओं को बढ़ा दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी खुफिया समुदाय को ईरानी ड्रोन के बारे में पता चला था। हालांकि ऑस्टिन ने अपने दावे के समर्थन में कोई मजबूत सबूत पेश नहीं किए। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पीटीआई के सोशल मीडिया हेड को पुलिस ने उठाया तो इमरान खान भड़क गए और कहा कि बस अब बहुत हो गया। बता दें, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया हेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई के सोशल मीडिया हेड अजहर मशावानी को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर के खिलाफ एजेंडा चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मशवानी की गिरफ्तारी पर इमरान खान की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि पुलिस की ओर पंजाब, लाहौर समेत अन्य प्रांतों से 740 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कई गरीबी है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इमरान खान ने गिरफ्तार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन लोगों को रमजान के पवित्र महीने का कोई सम्मान नहीं है। इमरान खान ने कहा कि अब बहुत हो गया है, पुलिस पीटीआई वर्करों को टारगेट कर रही है और कानूनों का उल्लंघन कर रही है। 18 मार्च को पुलिस ने सीनेटर शिबली फराज और उमर सुल्तान के साथ मारपीट की गई थी। चलते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां भारत की सख्ती के बाद ब्रिटेन सरकार हुई अलर्ट। इंडिया हाउस में बढ़ा दी गई सुरक्षा और सुरक्षा ऐसी बढ़ाई गई दोस्तों कि अब हेलीकॉप्टर से की जा रही है उच्चायोग की निगरानी। जी हां, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लीवरली ने कहा है कि उनकी सरकार खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के अस्वीकार हिंसक कृत्यों के बाद यहां भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा की समीक्षा करेगी। करीब 2000 प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को यहां भारतीय मिशन के बाहर पहुंचकर खालिस्तान के झंडे लहराते हुए प्रदर्शन किया तथा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं अवरोधकों के बीच वस्तुओं को फेंका और नारेबाजी की। ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं, बच्चों और पगड़ीधारी पुरुषों समेत प्रदर्शनकारी पहुंचे और उन्होंने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। विदेशी मंत्री क्लीवरली ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा है कि ब्रिटेन की सरकार ऐसे मामलों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती है और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मिलकर हमले का सख्ती से जवाब देगी। पहले ही की जा चुकी कार्रवाई के संकेत के रूप में मंत्री ने बुधवार को एक सुनियोजित प्रदर्शन के लिए इंडिया हाउस में सुरक्षा के कड़े उपायों का हवाला दिया, जिसमें कई पुलिस अधिकारी इमारत के बाहर खड़े रहे। साथ ही कई घुड़सवार अधिकारी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे और चौपर से निगरानी की जा रही थी, यानी हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां खाने को नहीं दाना और पाकिस्तान चला खालिस्तान पर रायशुमारी कराने। जी हां, ट्रक पर झंडा लगाकर कर रहा प्रचार। बता दें, कश्मीर पर भारत से मुंह की खा चुका पाकिस्तान अब खालिस्तान के मुद्दे को हवा देने में जुटा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पूरी दुनिया में भारत की छवि बदनाम करने के लिए खालिस्तान रेफरेंडम यानी खालिस्तान पर जनमत संग्रह का आयोजन करवा रही है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में खालिस्तानियों को पैसे देकर खरीदने वाला पाकिस्तान अब लाहौर में अगला खालिस्तान रेफरेंडम
खंडन करवा रहा है। इसके लिए बकायदा ट्रक के जरिए प्रचार किया जा रहा है। ट्रक तो विदेशी है लेकिन इस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और बैनर पर खालिस्तान रेफरेंडम की बात बताई गई है। खास बात यह है कि इस रेफरेंडम का आयोजन लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह समाधि के पास किया जा रहा है। 2019 में तहरीक लब्बैक के कट्टरपंथियों इस मौजूद महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ दिया था। तब पाकिस्तान सरकार आंखें मूंद कर सोती रही और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब वही पाकिस्तान सिखों का रहनुमा बनने के लिए उसकी जगह पर खालिस्तान रेफरेंडम का आयोजन करवा रहा है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान का मकसद भारत को अनस्टेबल करना है, यानी अस्थिर करना है, ना कि सिखों की सहायता करना। बहरहाल दोस्तों, खुद के घर में खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन जब बात आती है भारत को बर्बाद करने की तो सबसे नंबर 1 पर खड़ा हो जाता है पाकिस्तान। ऐसे में दोस्तों, क्या ऐसे पाकिस्तान को कभी भी दया दिखानी चाहिए किसी अन्य देश के द्वारा? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान पर कभी भी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उसकी हरकतें हैं उससे हर किसी का खून ही खोलेगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। कमेंट में चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जब बात पाकिस्तान में गरीबी की है दोस्तों, तो आपको एक और खबर बताते हैं, जहां पाकिस्तान में टोयोटा कंपनी जो कार बनाती है दोस्तों, उसका प्लांट भी बंद हो गया है। पहले होंडा को लेकर बड़ी खबर आई थी पाकिस्तान से, अब टोयोटा को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां कागजों पर अर्थव्यवस्था ठीक करने का शहबाज सरकार का दावा हो गया बेनकाब। बता दें, पाकिस्तान कागजों पर दिखा रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था का संकट खत्म होने लगा है, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान चाहे जितनी आंकड़ों की बाजीगरी करता रहे, लेकिन जमीनी हकीकत संकट की गवाही दे रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रमुख कार असेंबलर इंडस मोटर कंपनी यानी IMC ने शुक्रवार को आयात और निर्यात में होने वाली दिक्कतों के कारण प्लांट बंद करने की घोषणा की, और ये कंपनी टोयोटा कार को असेंबल करती है। कंपनी के मुताबिक प्लांट को 4 दिनों के लिए बंद किया जाएगा और इस साल ये दूसरी बार है जब कंपनी की ओर से कुछ ऐसा फैसला लिया गया है। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को प्लांट बंद करने से जुड़ा नोटिस भी भेज दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर बता दें आपको, जहां रमजान के महीने में मुसलमानों पर चीन ढा रहा जुल्म, रोजे को लेकर ड्रैगन ने दे दिया ये फरमान। बता दें, पूरी दुनिया में रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन चीन में मुसलमानों के लिए हालात भयानक है। चीन में मुसलमानों को रोजा ना रखने को कहा गया है, इसके अलावा उनकी निगरानी भी की जा रही है। चीन में मुसलमानों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। RFA रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय अधिकारियों और अधिकार समूहों ने कहा है कि शिनजियांग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उइगरों को आदेश दिया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को रोजा रखने ना दें। बाद में अधिकारियों ने यह भी पूछा कि क्या उनके पेरेंट्स रोजा रख रहे हैं, तो RFA रिपोर्ट के अनुसार विश्व उइगर कांग्रेस के प्रवक्ता दिलशाद रिशीद ने कहा कि रमजान के दौरान प्रशासन ने शिनजियांग के 1811 गांवों में 24 घंटे का मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है, जिसमें उइगर परिवारों के घरों का इंस्पेक्शन भी शामिल है। जी हां, अधिकार समूह ने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि चीन के 11.4 मिलियन हुई मुस्लिम जातीय चीनी समुदायों के साथ मजबूती से जुड़े हैं। उन्होंने सदियों से अपने मुस्लिम विश्वास को बनाए रखा है। उनके सामने कम्युनिस्ट पार्टी के सख्त धार्मिक नियमों के तहत पूरी तरह से मिटा दिए जाने का खतरा मंडरा रहा है। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां उइगर मुस्लिमों को लेकर ही एक बड़ी खबर है, जहां उइगरों के मुद्दे पर डोल कुन ईसा को UNHRC में बोलने से चीन ने रोका। उसके बाद मिली ऐसे मंजूरी बोलने की। बता दें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में एक बार फिर से चीन ने उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठने से रोकने की कोशिश की। UNHRC में जब उइगर कांग्रेस के अध्यक्ष डोल कन ईसा बोलने के लिए उठे तो चीन ने इसका विरोध शुरू कर दिया। चीनी राजनयिक ने कहा कि डोलकन ईसा तथा कथित NGO का प्रतिनिधि नहीं है। चीनी राजनयिक ने डोलकन ईसा को चीन विरोधी और अलगाववादी हिंसक तत्व कहा। UNHRC में चीनी राजनयिक ने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास उस वक्ता की योग्यता को चुनौती देने का कारण है, वो तथा कथित NGO का प्रतिनिधि नहीं है, फिर भी खुद को मानवाधिकार रक्षक बताता है, बल्कि वो चीन विरोधी और अलगाववादी और हिंसक तत्व है। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां दुनिया को लोकतंत्र और मानवाधिकार सिखाने की कोशिश ना करे पाकिस्तान। जी हां, UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा ये कहकर बता दे, आतंक और हिंसा के निर्यात में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पाकिस्तान से दुनिया को लोकतंत्र व मानवाधिकारों पर सबक लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आतंकवादी फलते फूलते हैं और सड़कों पर बेखौफ घूमते हैं। ये बात दोस्तों जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में भारत के अवर सचिव डॉक्टर PR तुलसीदास ने बृहस्पतिवार को कही। डॉक्टर तुलसीदास ने पाकिस्तान से भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ा
बढ़ावा देने के प्रयास के बजाय अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बेहतर कार्य करने के लिए कहा है। डॉक्टर तुलसीदास ने कहा कि पाकिस्तान इससे इनकार नहीं कर सकता है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के अपराधी वहां खुले घूम रहे हैं। दुनिया का सबसे वांछित आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में एक सैन्य एकेडमी के पास रह रहा था। उसे सरकार ने आश्रय और संरक्षण दिया था। चलते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां नेपाल के सत्ताधारी गठबंधन में मंत्री पद पाने को लेकर छिड़ा घमासान। सभी सियासी समीकरण क्या कहते हैं आपको बता दें। पाला बदलने में माहिर हो चुके नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के सामने अब एक और नई चुनौती खड़ी है। दहल के लिए नए सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दलों के बीच सत्ता का बंटवारा करना मुश्किल साबित हो रहा है। बीते दिसंबर में जब दहल ने नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को झटका देकर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी यूएमएल के साथ गठजोड़ की थी, तब उसके बाद भी सहयोगी दलों के बीच सत्ता बंटवारे की चुनौती पेश आई थी। वहां उसका समाधान निकलने से के पहले ही दहल ने फिर पाला बदल लिया और नेपाली कांग्रेस के खेमे से जा जुड़े नए गठबंधन के समर्थन से दहल प्रधानमंत्री तो बने रहे, लेकिन अब तक वे अपने मंत्रिमंडल का पूरा गठन नहीं कर पाए हैं। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर हम यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने फिर दे दी परमाणु युद्ध की धमकी। जी हां, रशिया के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन में नाजी विचारधारा को खत्म करने के लिए रूस का अभियान चलता रहेगा। मेदवेदेव ने दावा किया है कि रशिया यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि सीधे नाटो के साथ युद्ध लड़ रहा है। इससे पहले दिमित्री ने परमाणु हमले की भी चेतावनी दी थी। रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से जारी वारंट को लेकर उन्होंने कहा था कि पुतिन को गिरफ्तार करने की कोशिश दुनिया को परमाणु प्रलय की ओर ले जाएगी। रूस के प्रमुख मीडिया संस्थानों के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक बात कहूंगा जो बेहद स्पष्ट है, रूसी संघ यूक्रेन के नाजी शासन के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा है। हमारा देश 36 लाख मजबूत नाटो सेना के साथ युद्ध में है। वे इस तरह के हाइब्रिड युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं और वे वास्तव में अब इसे छिपाते नहीं है। मेदवेदेव ने कहा कि कुछ पश्चिमी विश्लेषकों ने नाटो की भागीदारी को पहले ही स्वीकार किया है। रशिया हमेशा अपने हमले को एक विशेष सैन्य अभियान बताता रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा हमें उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है जो हमारे क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं। हमें उन सभी विदेशियों का बाहर निकालना होगा। हमें एक सिनेटरी जोन बनाने की जरूरी है जहां हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति ना हो। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां बांग्लादेश ने कहा भारत से प्रतिक्रिया मिलने के बाद तीस्ता नदी मुद्दे पर होगी भविष्य की कार्यवाही। जी हां, बांग्लादेश ने गुरुवार को कहा कि वो तीस्ता नदी पर पश्चिम बंगाल सरकार की प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर पिछले सप्ताह नई दिल्ली को भेजे गए राजनयिक टिप्पणी पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में सिंचाई के लिए तीस्ता के पानी को मोड़ने के लिए 2 नई नहरें खोदने का फैसला किया है, जिसे लेकर बांग्लादेश ने दावा किया है कि इस वजह से नदी का प्रवाह कम हो गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सहेली सबरी ने संवाददाताओं से कहा कि हमें अभी तक राजनयिक टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं मिला है। नई दिल्ली से जवाब मिलने के बाद हमारी अगली कार्रवाई तय की जाएगी। चलते हैं और खबर की तरफ दोस्तों, जहां ईद पर इस्लामिक दुनिया में होगी बड़ी पहल। ईरान के बाद इस कट्टर दुश्मन से दोस्ती करेगा सऊदी अरबिया। जी हां, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस बीच इस्लामिक दुनिया में एकता का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों ही ईरान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने का ऐलान कर सऊदी अरबिया ने बड़ी पहल की थी। शिया और सुन्नी जमात के अगवा दोनों देशों की नजदीकी वैश्विक राजनीति के लिहाज से भी बेहद अहम है। अब इसी कड़ी में सऊदी अरबिया ने सीरिया के साथ भी अपने कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने का फैसला लिया है। दोनों देशों ने 1 दशक पहले संबंध समाप्त कर लिए थे और दूतावासों को बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सांसदी जाने पर क्या बोला विदेशी मीडिया। आपको बता दें, केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस मामले को विदेशी मीडिया भी जमकर कवर कर रही है। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी और द गार्जियन जैसे विदेशी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने राहुल गांधी के अयोग्य ठहराए जाने की खबर को बड़े स्तर पर कवर किया है। बता दें कि लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। मानहानि के मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को केरल की वायनाड संसदीय सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।
है। अब इस मुद्दे को कवर करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी सरकार के राजनीतिक विरोध में खड़े आखिरी राष्ट्रीय चेहरे को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध में खड़े होने वाले आखिरी राष्ट्रीय चेहरे में से एक राहुल गांधी को शुक्रवार को संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे देश के राजनीतिक हलकों में बड़ा झटका लगा है। साथ ही ये कभी बेहद शक्तिशाली रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए भी बुरी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गौतम अडानी मामले का भी जिक्र किया और उसने कहा कि राहुल गांधी काफी समय से नरेंद्र मोदी के खास गौतम अडानी की जांच के लिए संसद सदन का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों विदेशी मीडिया राहुल गांधी का इस अयोग्यता को लेकर जो बयान दे रही है दोस्तों, जो खबरें चला रही है वो हमने आपको बता दिया। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर। लेकिन साथ ही आपको बड़ी खबर बता दें, जहां संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल पहली बार आएंगे सामने। आज दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आज आएंगे। वे केवल दोपहर कांग्रेसी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वो अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेंगे और इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देश के 9 करोड़ 59 लाख परिवार को बड़ी राहत, सिलेंडर पर 1 साल और मिलेगी सब्सिडी। जी हां, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 12 गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। देश के 9.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने 200 रुपए का गैस सिलेंडर पर फायदा होगा। सरकार पर इसका 76 से 80 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। इससे पहले मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6100 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। पीएम यूवाई कंज्यूमर की औसत एलपीजी खपत 2019-2020 में 3.01 रिफिल से 20% बढ़कर 2021-22 में 3.68 हो गई है। सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। जी हाँ, और इस सब्सिडी को सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। सरकारी तेल विपणन कंपनियां यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और HPCL 22 मई 2022 से पहले ही ये सब्सिडी दे रही है। बहरहाल दोस्तों, क्या आप लोग भी उज्ज्वला योजना का लाभ ले पा रहे हैं? दोस्तों कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।